हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर के बारे में। फाइनली जो है चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो है निर्देश जारी कर दिया गया है कि जैसे बिहार में एसआईआर लागू हुआ था, मतदाता सूची जो है बेहतर तरीके से बनाई गई थी। जो मतदाता जो है मर चुके हैं या कहीं विस्थापित हो गए हैं उनको हटा करके नई सूची जारी की गई थी। तो अब फिलहाल जो है वैसे उस समय ही लग रहा था कि इसको जो है कल को ही पूरे भारत में लागू करेंगे। तो 12 राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसको विशेष तौर पर लागू किया जा रहा है। अब इनको जो है विशेष तौर पर क्यों लागू किया जा रहा है, और एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। एसआईआर जो रिपोर्ट है, कह सकते हैं जो सूची है, वहाँ पर जारी नहीं होगी, वो होने वाला है असम। अब इनको स्पेशल दर्जा क्यों दिया जा रहा है और इस बीच जो है क्या क्या चीजें की जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स यहाँ पर वन बाय वन कवर कर लेते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो है बोला है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो भी हमारे हैं वहां पर मतदाता सूची को बिहार की तरह ही पुनरीक्षण करके जो है नए तरीके से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को विशेष तौर पर, और जो है ये अगर बात करते हैं अलग अलग राज्यों में जारी हो रहा है यूटीज में, तो ये 22 जो है वर्षों बाद 2003 में लास्ट बार जो है ये प्रक्रिया दोहराई गई थी। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है। वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस जो है आपके लिए फेस्टिव मंथ ऑफर चला रहा है, 30 अक्टूबर तक ही रहने वाला, जहां पर हम आपको जो है 60 से जो है 75% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज जो हमारे प्री प्लस मेंस के हैं। यूपीपीएससी की बात करें तो ये आपको जो है कंप्लीट बैच 30,000 में मिलेगा। बीपीएससी और एमपीपीएससी और राजस्थान पीसीएस के जो बैचेस हैं वो 12,999 मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124, या फिर विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। अब देखो कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो राज्य और यूटीज के अगर नाम देखें तो अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो है यहाँ पर होने वाला। लेकिन असम में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो है एनआरसी सत्यापन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अभी चल रही है। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती है तो असम में जो है ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है। आप जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, हम ये जो है प्रक्रिया दोहरा क्यों रहे हैं? आपको लग रहा होगा इतने समय से तो यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जब देखा गया कि बिहार में जो है करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में नए लोग जोड़े गए, हटाए गए, तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग राज्यों में अगर हम ये चीज़ करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 6% मतदाता जो है सूची से हटेंगे। देखिए क्या लिखा है। पहली बात तो यहाँ पर है जो लोग मर गए हैं। ऐसा तो है नहीं, 2003 से लेकर के 2025 में जितने भी हमने राज्यों की सूची अभी देखी है वहाँ पर कोई विस्थापित नहीं होगा या जो है वहाँ पर कोई मरा नहीं होगा। ऐसा तो हुआ ही होगा, तो उनको जो है सूची से हटाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले अंडर 18 थे, अब जो है 18 वर्ष की आयु पूरी करके जो है मतदान देने के लायक बन गए हैं, उनको सूची में ऐड करना होगा। डुप्लीकेट जो है दोहरी प्रविष्टि को हटाना है। स्थायी रूप से स्थानांतरित जो भी व्यक्ति है उनको जो है फिर से लाना है। 18 वर्ष से जो है ऊपर के लोगों को जोड़ना है। जो फर्जीवाड़ा हुआ उसको हटाना है। साथ में शहरीकरण और जनसंख्या परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी मिलेगी कि यहाँ से पलायन जो है इन क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है, क्यों हुआ है, इन सारे पहलुओं पर हम विचार कर पाएंगे, ठीक है। अब 2003 की मतदाता सूची के आधार यहाँ पर बनने वाली है। इसी के आधार पर हम यहाँ पर सारी चीजें करने वाले हैं। 2003 में लास्ट बार एसआईआर हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि सूची में 70% लोग तो वहीं पर हैं, कहीं नहीं गए हैं, और ना ही जो है उनका जो है उनकी मृत्यु हुई है किसी, मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से 70% लोगों का सूची में नाम जैसा था वैसा ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा 30% हैं उनमें हमें जो है थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर करने को देखने को मिलेंगे। तो उनमें जो 70% लोग हैं उनको कोई भी बार बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाना पड़ेगा। डेटा सत्यापन और जो है क्रॉस मैचिंग आसान होने वाली। तो आपको अगर लग रहा है कि किसी राज्य की पूरी जनसंख्या को जो है ये बार बार परेशान करेंगे या जो है बार बार जाकर के नाम, पता और जो है और डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 70% लोग जो है यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, उनको बस एक बार ही वेरिफिकेशन कराना होगा। अब बात करते हैं समय रेखा, मतलब कब तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहली तो बात है प्रशिक्षण और प्रिंटिंग, तो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 3 नवंबर तक ये पूरा हो जाएगा। घर घर सर्वेक्षण किया जाने वाला है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच, और ये सर्वेक्षण 1 नहीं 2 नहीं 3 बार किया जाएगा। आपको यह याद रखना है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी 9 दिसंबर। आपको ये रह गया है इस सूची में अगर वो व्यक्ति आया ही नहीं, तो उसके बाद जो है दावा, आपत्ति, क्लेम और ऑब्जेक्शन अवधि यहाँ पर रखी गई है कि आप 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी के बीच जो है
2026 इसके बीच जो भी अगर आपका नाम नहीं आए तो सूची में दर्ज करा सकते हैं। सत्यापन होगा, उसकी सुनवाई होगी 9 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में। अंतिम सूची जब जारी, मतलब सब कुछ होने के बाद जो है सूची आपको 7 फरवरी 2026 को देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं BLO के बारे में। अब आपके मन में आ रहा होगा एक व्यक्ति जो है कितने लोगों का सत्यापन करेगा। तो जो BLO होने वाला है 1000 से 1200 लोग एक BLO के जो है अंतर्गत आएंगे और उनका जाकर के लगभग मिनिमम 3 बार जो है सत्यापन करने वाला है। वो देखेगा कि जीवित हैं कि मृत हैं, कहीं दूसरी जगह तो नहीं चले गए हैं, कोई डुप्लीकेट प्रविष्टि तो नहीं है कि एक ही नाम पर जो है 4 मतदाता रजिस्टर है। ये सारा यहाँ पर देखा जाएगा। जितने भी व्यक्ति हैं सबको जो है ऐप्स के माध्यम से रियल टाइम इनको अपडेट मिलेगा। बाद में हम बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति बच गया है, रह गया है, इस सूची में नहीं है, तो ये जो है फॉर्म 6 या ई-फॉर्म भरवाए जाएंगे उन लोगों से। नागरिकों को ऑनलाइन पंजीकरण में सहयोग देंगे ये जाकर के घर घर। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, अब हम बात करते हैं जन्म वर्ष के आधार पर दस्तावेज। तो हमने देखा कि 70% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है जन्म के आधार पर कुछ चीज़ें बताई गई कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर किसी का जन्म हुआ है तो आयोग द्वारा मान्य जो 12 है यहाँ पर जो है ID कार्ड्स होते हैं उसमें से कोई आपको एक दिखाना है। जैसे आप पासपोर्ट है, पेंशन ऑर्डर, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे हैं, उनमें से आप बस एक दिखा देंगे, आपका जो है नाम दर्ज हो जाएगा। अब 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए कुछ नियम कानून अलग है। एक मान्य दस्तावेज दिखाना होगा, माता या पिता का 2003 में जो है सूची में नाम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2004 के बाद जन्मे जो यहाँ पर नए वोटर हैं उनके बारे में। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र माता पिता के 2003 की सूची में नाम से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर समस्या आएगी कि 2003-4 में भी लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे। हमने देख लिया ऑलरेडी अगर नाम हट गया है तो आपको जो है 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच का समय मिलेगा, वहां पर सत्यापित कीजिए, शिकायत कीजिए, फिर आपका जो है नाम फिर से सूची में दर्ज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश से संभावित प्रभाव, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। अभी अगर हम बात करते हैं तो SIR से पहले कुल मतदाता जो है 15.44 करोड़ यहाँ पर है। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग जो है 20 करोड़ आबादी है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना, तो आप इस हिसाब से जो है मतदाताओं को देखेंगे तो 15.44 करोड़ है। बिहार जैसा अगर हम औसत यहाँ पे लागू करें तो ऐसा माना जाए कि लगभग जो है 6% जो है लोग बाहर हो जाएंगे और 1.3 करोड़ वोटर जो है घट सकते हैं। अंतिम प्रभाव जो है 7 फरवरी 2026 की सूची में जो है स्पष्ट हमें दिख जाएगा। ये सारा जो है सिमिलर वही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं प्रशासनिक प्रावधान। कुछ यहाँ पर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने बोला है कि फरवरी 2026 तक कलेक्टर, ADM, SDM, तहसीलदार और BLO किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा चुनाव आयोग की अनुमति के बिना। अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र करना है तो आप जो है इनकी अनुमति लीजिए, अदरवाइज जो है इन्हीं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना है। विवाद और आलोचना, तो सबने अलग अलग आलोचनाएं की हैं कि पहली बात तो प्रश्न लोगों ने ये बोला है कि बिहार में जिन लोगों का सूची से नाम बाहर किया गया या जिनको ऐड किया गया वो सही था या नहीं सही था, ये प्रश्न उठ रहा है। यहाँ पर ये भी कि अगर किसी वैध वोटर का नाम आपने जो है वोटर लिस्ट से काट कर दिया तो लोकतांत्रिक विरोध होगा, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को जो है यहाँ पर बताना चाहिए कि बिहार SIR से क्या सीखा और सुधार क्या किए गए हैं। ये सारे प्रश्न जो है विपक्ष और जो लोग हैं आलोचना यहाँ पर करते हैं आपको दिखाई दे सकते हैं। अब जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी ने, उन्होंने बयान दिया कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का रिवीजन संवैधानिक जो है दायित्व बन जाता है। पश्चिम बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में कोई गतिरोध नहीं है। राज्य सरकारें आर्टिकल 324(6) के तहत जो है आयोग को सहयोग देने के लिए बाध्य हैं। संवैधानिक और जो है विधिक संदर्भ देखें तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल जो है 324(1) है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से चुनाव संचालन का अधिकार देता है। आर्टिकल जो है 324(6) के बारे में बात करते हैं तो राज्यों को जो है आयोग को आवश्यक चुनावी जो कर्मी है उपलब्ध कराने की बाध्यता है, राज्य सरकार ही प्रोवाइड करते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 मतदाता सूची की जो है तैयारी, रिवीजन की वैधानिक प्रक्रिया, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 चुनाव की वैधता पात्रता से जुड़े प्रावधान सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये सूची जारी करने से, प्रमाणीकरण करने से क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो सकारात्मक हमें पता है
कि जो मतदाता सूची है वो उसकी शुद्धता हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगा, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। प्रशासनिक दक्षता, साथ में जो है डेटा पर लोग भरोसा करेंगे, लोकतंत्र की साख में वृद्धि होगी। लोगों को पता होगा कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है और किसी फालतू को यहाँ पर अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। नकारात्मक यही है कि अगर वैध मतदाता को हट कर दिया गया तो क्या होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। नागरिकता व पहचान का विवाद यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स में एक बात इन्होंने मेंशन की है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो आधार कार्ड दिखाने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, स्पष्ट तौर पर इन्होंने मेंशन किया है। अब एक प्रश्न हमारा है, आर्टिकल 324(6) क्या सुनिश्चित करता है। पहला है चुनाव आयोग की स्वायत्तता को सीमित करता है। दूसरा है राज्यों को जो है आयोग को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने की बाध्यता देता है। निर्वाचन तिथि तय करने का अधिकार देता है। और चौथा और आखिरी है राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।